से कांग्रेस की राजनीति है वो आज के परिवेश में, आज के समय में वो सटीक नहीं। तो वहाँ मैंने देखा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आज भी सुनने को तैयार नहीं है, सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। जो उसके सामने सच बोले, जो चीज़ों को बताना चाहे, लोग उसको डंप कर देते हैं, उसको एक किनारे कर देते हैं। राहुल जी अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना के उन्होंने रख लिया है कि उन तक जो जनता की बात है वो पहुंच ही नहीं सकती। जब से मैं चुनी हूँ तब से एक बार भी ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने स्वयं बुला करके जानना चाहा हो प्रदेश का हाल, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप पिछले 5-6 साल का ग्राफ अगर हम लोग उठा के देखें तो लगातार आदिवासियों का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और उनके कार्य बोलते हैं, मोदी जी के कार्य बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने एक चीज़ देखा है, वो हर किसी से सहज ही मिलते हैं। बाकी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को अलग करती है कि वो हर किसी का सम्मान करते हैं, चाहे वो छोटा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। निकला हुआ कार्यकर्ता भी अगर सोचे कि मुझे जाकर के अपने आला नेता से मिलना है तो वो मिल सकता है, लेकिन ये कांग्रेस में ये कल्चर बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। राज्यसभा चुनाव में आपने देख ही लिया कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। मैं इस वक्त झारखंड में हूं और झारखंड में कांग्रेस के पास मात्र एक लोकसभा की सीट थी और वो सीट थी चाईबासा की सीट, और वहां से कांग्रेस के टिकट पर गीता कोड़ा चुनाव जीती थी। लेकिन गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों है और आखिर किन मजबूरियों की वजह से एक जीता हुआ कैंडिडेट भी बीजेपी की ओर आ रहा है, और तमाम भारत में यही फिनोमिना हम देख रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। गीता कोड़ा जी हमारे साथ हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रसून जी। गीता जी, कांग्रेस के साथ समस्या कहाँ है? अब तो आप वहां थी भी, आई भी, आपको प्रॉब्लम कहाँ लगता है कि कांग्रेस के साथ अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो उसको रसातल में जा रहा है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है वो आज के परिवेश में, आज के समय में वो सटीक नहीं बैठती, क्योंकि आज लोग जागरूक हो गए हैं, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, तो लोग चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन आज भी जो कांग्रेस है वो अपने पुराने चीज़ों को ही लेकर के चलना चाहती है, पुरानी बातों को लेकर के चलना चाहती है। तो ऐसे में लोग का जो विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है वो कांग्रेस के प्रति घट रहा है। और क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में थी, वहाँ की सांसद भी मैं रही, तो वहाँ मैंने देखा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आज भी सुनने को तैयार नहीं है, सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। जो उसके सामने सच बोले, जो चीज़ों को बताना चाहे, लोग उसको डंप कर देते हैं, उसको एक किनारे कर देते हैं। तो जब आप सुनना ही नहीं चाहते तो आप अपने कार्यशैली में कैसे सुधार लाइएगा, आप अपने कार्यों को कैसे आप करिएगा? आज यही वजह है कि जनता का धीरे धीरे वो विश्वास खोते जा रहे हैं और लोग आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत वजह से, पार्टी की अपने व्यक्तिगत नीतियों की वजह से, तुष्टिकरण की नीति की वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के ही लोग ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के आसपास एक कोटरी का दबदबा है जो कि बाकी नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। और अब ये आरोप प्रियंका गांधी को लेकर भी लग रहा है कि कुछ लोग उनके भी इर्द गिर्द आ रहे हैं। आपको इस कोटरी सिस्टम पे भरोसा है क्या? क्या कांग्रेस के अंदर सचमुच ऐसे कोई सिस्टम है कि कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी के आसपास उनको हमेशा घेरे रहते हैं और बाकी लोगों को मिलने नहीं देते? बिल्कुल प्रसून जी, ये बात सही है। राहुल जी अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना के उन्होंने रख लिया है कि उन तक जो जनता की बात है वो पहुंच ही नहीं सकती है, जो प्रदेश की बात है, देश की बात है, वो सही रूप में उन तक पहुंच नहीं सकती है। और हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि राहुल जी को हम लोग बता सके, क्योंकि मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रही हूँ प्रदेश की, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि झारखंड के विषयों को लेकर के, प्रदेश के विषयों को लेकर के, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों के बहुत सारे ऐसे विषय थे पिछले दिनों जिसको लेकर के पार्टी ने कभी स्टैंड लेना मुनासिब नहीं समझा, पार्टी ने उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। और ये बात बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि हम लोग बमुश्किल 50 सांसद है और राहुल गांधी जी 50 का नाम भी नहीं जानते होंगे, ये स्थिति है।
तो ये नेता को तय करना है कि भाई मुझे किन से मिलना है, नहीं मिलना है। अब हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोग भी दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन जिस तरह की वहां की राजनीति है वो बिल्कुल समझ से परे। पता नहीं क्यों वो अपने नेताओं से, अपने सांसदों से वो मिलना नहीं चाहते हैं। इतने साल में लोकसभा जब से मैं चुनी हूँ तब से एक बार भी ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने स्वयं बुला करके जानना चाहा हो प्रदेश का हाल, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में वो कैसे जो रियलिटी है, फैक्ट चीजें हैं, वो कैसे उन तक पहुंचेगी? सिर्फ यात्रा कर लेने से, सड़क पर यात्रा कर लेने से उस प्रदेश की नब्ज को आप नहीं पकड़ सकते। गीता जी, आप उस सीट से जीते हैं जो कि आदिवासी बहुल सीट है, और हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बहुत प्रयास हुआ है कि आदिवासी समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ नया किया जाए। और सिर्फ नारेबाजी नहीं, क्योंकि नारेबाजी तो पिछले 50-60 सालों से लग ही रहा है, और स्थिति देख ही रहे हैं आदिवासी समाज के कि तमाम नारे लगाने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर आम आदिवासियों में किस तरह की भावना है, उनके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ एहसास तो आपको होगा ही। बिल्कुल। इस बीच में मोदी जी के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति जो जनजातीय समूह है, जो आदिवासी समूह है, उनका विश्वास बढ़ा है। अगर आप पिछले 5-6 साल का ग्राफ अगर हम लोग उठा के देखें तो लगातार आदिवासियों का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, और लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, खासकर आदिवासी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं और उनके कार्य बोलते हैं, मोदी जी के कार्य बोलते हैं। मैं एक छोटा सा ही उदाहरण देना चाहूंगी। अभी 15 नवंबर को आदरणीय मोदी जी झारखंड में आए और उन्होंने ओली हाथों में जाकर के भगवान बिरसा, जो हम पूरे प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए, हम आदिवासियों के लिए हमारे भगवान हैं, उन वहां जाकर के उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस को घोषण किया। और उसके साथ ही आदिवासियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने घोषणा किया। और ये लगातार कार्य हो रहा है आदिवासियों के बीच में। अगर उनकी हम बात करें तो कई सारी योजना जो सिर्फ आदिवासी परिवारों के लिए, चाहे उनका वो आर्थिक उन्नति की बात हो या फिर सामाजिक उन्नति की बात हो, तो वो लगातार केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन विडंबना है हमारे झारखंड में कि झारखंड जैसा प्रदेश में, जहाँ गठबंधन कांग्रेस और जेएमएम जो ये कह करके आई थी कि भाई हम झारखंडी हैं, हम आदिवासी हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वो एक आवास तक नहीं ले पाई यहाँ के लोगों के लिए। जो प्रधानमंत्री आवास है वो तक वो नहीं ला पाई, और यहाँ आज लोगों को झूठे सपने दिखा रही है कि हम आबू आवास बना रहे हैं। बिल्कुल बनाइए, आप आबू आवास बनाइए, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स दे रही है, आप वो लेने में सक्षम नहीं है। तो ये स्थिति है यहाँ की। लेकिन हाँ, आदिवासियों का विश्वास बढ़ा है आदरणीय मोदी जी के प्रति, और जिस तरह से वो लगातार कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में न सिर्फ आदिवासी बल्कि और भी छोटे छोटे समूह के लोग भी और जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहा करते हैं कि इस देश में 3 जातियां, महिला, गरीब, किसान, मजदूर, ये जाति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जाति के नाम पे मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं बिहार में कि यादव जाति है तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम है तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। उसी तरह कुछ लोग झारखंड में भी कहते हैं कि आदिवासी हैं तो आदिवासी मोदी जी को वोट नहीं देंगे। ऐसा है क्या? आम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा ये लोग नेता बता रहे हैं? नहीं, आम लोगों की बिल्कुल ऐसा सोच नहीं है। नेता अपने हिसाब से चीजों को ये लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन आम जनता ये मोदी जी के प्रति समर्पित है। और आप इसका उदाहरण देख सकते हैं ना कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अगर पिछले 19 के चुनाव की ही हम बात करें तो दूसरा नंबर पर ज्यादातर आदिवासी सीटों पर बीजेपी रही है। क्या वजह है? तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे, लोग स्वीकार कर रहे हैं। वो परिस्थिति ऐसी बनी। लेकिन अब मुझे लगता है कि 2024 में आदरणीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। 370 उन्होंने टारगेट रखा है और पूरे गठबंधन के लिए 400 का टारगेट रखा है। तो यहाँ से झारखंड की 14 लोकसभा सीटें उनको समर्पित होंगी। एक चीज और है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास देने से क्या होता है, या फिर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाने से क्या होता है, या फिर 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, या फिर जो हर घर में नल से जल आ रहा है,
इन सब योजनाओं का लोकल स्तर पे असर नहीं पड़ता। वो बोलते हैं ये सब हाई फाई बातें हैं, दिल्ली से कही जाती है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो कि योजनाओं का फायदा भी ले लेते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं जो अपनी जाति, अपना धर्म, अपना इस तरह। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने लाभ लिया है, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे जगह अभी गई हूँ जहाँ जाना भी अब सुरक्षित नहीं है। टोरंटो जैसे इलाके में मैं अभी 3-4 दिन पहले ही गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि जो घर चल नल योजना, वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसा पहाड़ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में लोग, आदिवासी लोगों का किस तरह से बस्ती बसा हुआ है। कहीं पहाड़ पर है तो कोई 2-3 घर है एक जगह और 4 घर एक जगह है, तो वैसे जगह भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और जो राशन की आप बात कर रहे हैं, जो गरीब है, जिसको 1-2 वक्त के रोटी के लिए उसको सोचना पड़ता है, उसको अगर राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन, तो उससे पूछिए कि उसको कितना बड़ा राहत है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से, कई बुजुर्गों को जानती हूँ जिनके बच्चे आज पलायन कर गए हैं, बाहर जा रहे हैं। यही वो राशन है जिसके वजह से वो जिंदा है, पेंशन है जिसके वजह से वो जिंदा है और अपना तेल साबुन, अपना खर्चा निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोग मोदी जी को नहीं तो और किसको वोट करेंगे? आप झारखंड के कोल्हान से आती हैं और पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां 0 हो गई थी, मतलब नहीं जीत सकी थी। आपके क्षेत्र का समीकरण क्या है, कहता है? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है वो हो बहुत बहुल इलाका है और उसके बाद महतो लोगों की अच्छी खासी संख्या है। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा सामाजिक समीकरण है जो कि दोबारा कोल्हान में बीजेपी को जिंदा करेगा? देखिए, जहाँ तक कोल्हान की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी कमजोर नहीं थी और अभी भी कमजोर नहीं है। अगर आप चुनावों की बात कर रहे हैं तो 2019 में भी आप देखेंगे कि कोल्हान से विद्युत वरण महतो जी लोकसभा जीते हैं। कोल्हान का ही एक पार्ट है सरायकेला खरसवा, जहाँ से मुंडा जी जीते हैं। तो इसलिए शून्य नहीं है। और पूरे अगर चुनाव की हम बात करें, लोकसभा, विधानसभा, तो हर, जैसे मैंने कहा पहले भी आपको बताया कि हर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की ही कैंडिडेट रहे हैं। तो इसलिए ये बोलना गलत होगा कि शून्य है, कोल्हान में शून्य है। विधानसभा चुनाव में शून्य हो गई थी। हाँ, विधानसभा चुनाव में जरूर शून्य हो, शून्य नहीं कहेंगे, स्थिति थी, अच्छी स्थिति थी, लेकिन कुछ स्थिति कारणवश जीत नहीं पाए। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है। अब लोगों ने 5 साल गठबंधन की सरकार को भी देख लिया, जेएमएम को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया कि ये ठगबंधन किस तरह से आदिवासियों का शोषण कर अपना विकास कर रही है। हेमंत सोरेन जी किस तरह से आदिवासियों की जमीनों को हड़प कर अपने खुद उनका शोषण कर रहे हैं, आदिवासी बनकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लोग देख रहे हैं। आज स्थिति बहुत बदल गई है और इसका सीधा फायदा 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि झारखंड की सरकार एक अजीब तरह का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हो जाना, या फिर शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पे लूट खसोट की खबरें नहीं आ रही हैं। अकेले साहेबगंज जिले में 1000 करोड़ का अवैध पत्थर उत्खनन हो जाना, गढ़वा तरफ के इलाके में बालू का, आपके इलाके में जो लॉ एस का जो ये है अवैध तरीके से, इन सब चीजों का असर पड़ता है क्या, खास करके ग्रामीण इलाकों में, गरीबों के बीच? क्योंकि ऐसा लगता है शहरों में तो खूब चर्चा होती है कि घपला कर दिया, घोटाला कर दिया, लेकिन यही लोग एक नैरेटिव ये भी बनाते हैं कि गांव गरीब का जो आदमी है उसको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना वोट फिक्स करके देता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि गांव के लोग, जो चाहे बालू हो, कोयला हो, आयरन ओर हो, या फिर गिट्टी खदान हो, इन सब चीजों से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। टाउन में बैठने वाले वो अखबार देख करके, सोशल मीडिया देख करके प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक्चुअल अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वहाँ का लोग प्रभावित होता है। उनको प्रदूषण के वो शिकार हो जाते हैं। जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको सही मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि इलीगल काम हो रहा है तो उनको मजदूरी नहीं मिलती। अगर यही लीगल हो तो उनको मजदूरी भी सही मिलेगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। लेकिन ये कभी सरकार की मंशा नहीं रही कि भाई हम अपने लोगों को हम रोजगार दें। आज यही कारण है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जबकि झारखंड में एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई हमारे सोना झारखंड है, हमारे यहाँ खदान है, हमारे यहाँ बालू है, कोयला है, तो लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? तो ये भी तो एक सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आप सारी चीजों को अवैध तरीके से आप करा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान
वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के लोगों को हो रहा है। आखिरी सवाल झारखंड से ही रहेगा। कई बार मैंने बाहर के लोगों से भी सुना है और यहाँ के लोगों से भी सुना है कि झारखंड में सरकारें तो बहुत आई पर विजन नहीं था। मतलब झारखंड को कैसे विकास करना है, क्या डायरेक्शन देना है, और सब सरकारें लोकल इश्यूज और लूट खसोट में रह गई। झारखंड कैसे डेवलप करे, यहाँ 2-3 चीजें आप बताइए, क्योंकि लगातार आप भी काम कर रही हैं जमीन पर। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की ताकि यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाया जा सके? कुछ दिमाग में तो आता होगा। देखिए, झारखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ असीम संभावना है कार्य करने की। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे माइंस हैं, बहुत सारे खदानें, अलग अलग तरह की खदानें। सरकार सही पॉलिसी ला करके वहीं के लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट दे तो बाहर जाने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार की ये मंशा रही नहीं है। हेमंत बाबू कहते हैं कि भाई हम लद्दाख से फ्लाइट में लेके आए मजदूर को, तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप उनको यहीं रखते, यहीं उनको रोजगार देते तो बेचारों को ना दूर अपना जान जोखिम में डाल के अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना पड़ता। गीता जी, आखिरी सवाल। आपने कांग्रेस के साथ भी काम किया है, किसी जमाने में बीजेपी के साथ भी काम किया है, अपनी पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में आए। कल्चर में क्या फर्क आपको नजर आया, वर्क कल्चर में? खास करके अगर कांग्रेस और भाजपा के वर्क कल्चर की बात करें तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। जब हम लोग पार्लियामेंट में कई बार ब्रेक टाइम होता है या फिर कभी हम लोग आते हैं तो सेंट्रल हॉल में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। तो सेंट्रल हॉल में राहुल जी कभी हर किसी से मिलते नहीं हैं। वो एक जगह बैठ जाते हैं और वहीं पर वो जो जिनको भी मिलना है वो अपना वहां जा करके मिल लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने एक चीज देखा कि आदरणीय मोदी जी के साथ भी कई बार हम लोगों का आमना सामना हुआ, तो वो हर किसी से सहज ही मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो वर्क कल्चर है कि भाई हर छोटे बड़े, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा नेता हो, सबको एक समान देखते हैं और सबको एक मान सम्मान दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है। अभी जिस तरह से मोदी जी पार्लियामेंट में भी हर सांसद से वो मिलते हैं, कभी किसी को मना नहीं किया, चाहे वो अन्य और मंत्री भी हों। तो सबसे पहले अगर हम लोग भी जाए तो सबसे पहले हम लोगों का काम कर दिया जाता है। मैं नितिन गडकरी जी के यहाँ भी गई, कई मंत्रियों से मिली, तो अपने लोगों को थोड़ा बैठाते हैं लेकिन हम लोगों को पहले बुला करके काम करते हैं। तो ये अपनापन, अपना आत्मीयता, ये कहीं और देखने को नहीं। मतलब भेदभाव नहीं है कि ये कांग्रेस का सांसद है तो इसका काम बाद में करना है, बीजेपी वाले का पहला करना है, इस तरह का नहीं। कभी इस तरह का कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। हम लोगों को हमेशा मान सम्मान दिया गया और यही चीजें जो है बाकी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को अलग करती हैं कि वो हर किसी का सम्मान करते हैं, चाहे वो छोटा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। आज छोटा सा सरंडा से निकला हुआ कार्यकर्ता भी अगर सोचे कि मुझे जाकर के अपने आला नेता से मिलना है तो वो मिल सकता है, आराम से वो मिल सकता है, बात कर सकता है, अपने विचार वहां रख सकता है और पार्टी उसको सुनती भी है। लेकिन ये कांग्रेस में ये कल्चर बिल्कुल नहीं है। वहाँ एक मालिक हैं और बाकी सब उनके। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ के साथ बातचीत करने के लिए। तो झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव है। कोल्हान इलाके से सबसे बड़ा चेहरा और कांग्रेस का एकमात्र सांसद बीजेपी में है गीता कोड़ा जी। ये महिला भी हैं, जुझारू भी हैं, अपना जनाधार भी है और लोग कह रहे हैं और कई राजनीतिक समीक्षकों का ऐसा मानना है कि गीता कोड़ा के आने से भाजपा का जो टारगेट है कि 14 में 14 सीटें वो पूरी हो सकती हैं। अब क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी मजबूत हुई है कोड़ा दंपति के आने से। आप सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।